मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की। जब मैं 8वीं क्लास में थी तब पता लगा कि मैं पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने एक बात कत्लो गारत पे आ गई। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देख लिया और मेरी शादी थी। 1 माह बाद मेरी शादी थी जब मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर से आ जाऊँ। कि वो डरते हैं कि अगर वडेरों को पता लगा कि ये भी पढ़ रहे हैं या हमारे बच्चों की जैसी ज़िंदगी ये भी गुज़ारेंगे, तो ये उनको नामुनासिब बात मतलब लगती उनके बच्चों के बराबर ना आ जाए। है। जी, बिल्कुल। मैंने कोशिश भी की कि मैं उनसे राब्ता करूँ, लेकिन उन्होंने यही बात की कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ सिंध की एक ऐसी बहन मौजूद है जो अपने कबीले से तंग आकर लाहौर शिफ्ट होती हैं। आइए जानते हैं कि वहाँ पे किस हालात में थी, यहाँ पे किस हालात में है, यहाँ पे किसके पास रह रही हैं, वहाँ से लाहौर क्यों आई हैं सिंध को छोड़ के। सारे इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहत बन गई हैं कि इन्होंने अपना गाँव इलाका छोड़ के लाहौर के इलाके में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि वहाँ पे सिंध में ऐसे क्या मामलात बने कि आपको लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर जी पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं मिल रही थी और मैं एक गांव से हूँ, तो गांव के हालात आपको पता है कि किस तरह होते हैं। वहाँ पर लोग पसंद नहीं करते कि कोई लड़की पढ़े, और अगर कोई लड़की पढ़ती है तो कत्लो गारत तक बात पहुँच जाती है गैरत के नाम पर। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से तंग आकर मैं जो है वो नोक झोंक से तंग आकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने घर को छोड़ूं और लाहौर जैसे शहर में, जो एक आबाद मुल्क है जहाँ पर फ़र्क नहीं किया जाता लड़की की तालीम में, लड़के की तालीम में, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ और अपनी स्टडी को मुकम्मल करूँ। वैसे तो जो सिंध है वहाँ पे भी अब ऐसे लोग आ गए हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो बेटियों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन दिलाते हैं। तो आपके ऐसे क्या इलाके में था, आपकी ड्रेसिंग से, आपके ये पहने से पता तो चल रहा है कि आप कोई अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे इलाके से हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना कि बेटी को एजुकेशन से रोका जाता है। जी, मैं जिस इलाके से हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं गाँव से हूँ। वहाँ पर आज भी वही वडेरा सिस्टम जो बहुत साल पहले चलता था, जो औरतों को पाँव की जूती समझा जाता था। उनकी औरतें जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं। आज भी उनकी औरतें जो है वो दिहाड़ियाँ करती हैं, मज़दूरी करती हैं और पूरा दिन थक कर काम कर कर जब वो घर में 200-300 लेकर आती हैं, तो उसमें गुज़ारा करना। हम 6 बहन-भाई हैं, वालिद साहब मेरे नहीं हैं और वालदा मोहतरमा मेरी हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, घर में काम करती हैं एक वडेरे के घर में। तो बहुत सारा मुश्किल होता है। मेरा भी दिल करता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा भी दिल करता था हमारी भी एक अच्छा घर हो, मेरा भी दिल करता था कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ, जैसे दूसरे लोग अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। कितनी बहन और भाई कितने हैं? हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो आपने अपनी एजुकेशन का सोच लिया, आपने अपनी माँ को नहीं बोला कि बेटी हो पढ़ने दें, या अपने बहन भाइयों का हो कि हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, अपने जो इलाका है उसको थोड़ा बेहतर कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। मैंने बोला था, लेकिन वही बात आ गई कि मेरी 2 बहनें जिन्होंने जो पहले शादीशुदा हैं, वो भी उनके पढ़ना चाहती थी, लेकिन जो है वो दबाव में आकर, चाचाज़ाद भाई हैं क्योंकि अच्छा। मेरे बड़े भाई तो नहीं हैं, तो चाचाज़ाद जो भाई हैं उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि उनकी शादी करवा दी दबाव में आकर। और आज जब मैं उनकी ज़िंदगी देखती हूँ तो मुझे भी रोना आता है कि किस तरीके से वो ज़िंदगी बसर कर रही हैं। ना उनका घर का खर्चा पूरा हो रहा है, ना वो खुद जो है वो अपने आप को देख सकती हैं जिस तरीके से एक औरत को देखना चाहिए। मतलब बांदियों वाली ज़िंदगी, नौकरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे जी हैं। बिल्कुल, इसी तरीके से। भाई नहीं है, बाप नहीं है सर पे, तो आपके घर पे या आप लोगों पे जो लड़कियां हैं या जो माँ है, उन पे चाचा, जो चाचा ताए, इन लोगों की हुक्मरानी है, मतलब इनकी सुनी जाती है। जी बिल्कुल, भाई मेरे अभी छोटे हैं। तो मेरे जो चाचाजाद भाई हैं, जब अपनी तालीम जो है वो मैंने पहले भी ऑफ़ कैमरा भी अपनी सारी स्टोरी आपके साथ शेयर की। बिल्कुल ऐसी है। तो बताया आपको कि मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की। जब मैं 8वीं क्लास में थी तब पता लगा कि मैं पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने एक बात कत्लो गारत पे आ गई। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देख लिया और मेरी शादी थी। 1 माह बाद मेरी शादी थी जब मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर से आ जाऊँ। और वो अगर लड़के की बात की जाए तो लड़का भी जो है वो मज़दूरी करता था और
तो मैं नहीं चाहती थी कि मैंने जो मेरा बचपन से जो मैंने ख्वाब देखा है, वो मैं उसको ऐसे टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी, जिस तरीके से मेरी बहनों ने अपने ख्वाब रद्द किए और आज वो ऐसे ज़िल्लत वाली ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। हमने वैसे देखा है कि सिंध के भी ऐसे कई लोग हैं जो काफ़ी वेल एजुकेटेड है, सेटल्ड हैं, लेकिन आप लोगों को पे क्यों इतना दबाव था कि आपको पढ़ने ही नहीं दिया गया? 8वीं क्लास तक आपने पढ़ा है, तो फिर आपके ज़हन में आया कि मुझे भी आगे पढ़ना चाहिए। तो ऐसी क्या बातें थी कि कुछ लोग वहाँ पे पढ़ लेते हैं और आप वहाँ पे पढ़ नहीं सकी? जी, पढ़ वही लेते हैं लोग, मैंने आपको बताया कि वडेरा सिस्टम है, पढ़ वही लेते हैं लोग जो जिनके माँ-बाप जो हैं वो जिनके माँ-बाप को भी शऊर हो। मैं ये नहीं कह रही। मतलब जो वडेरे हैं सिर्फ ताकि वडेरों पे कोई और आगे हुक्मरानी ना कर सके, वहाँ पे वडेरा सिस्टम ना ख़त्म कर सके, इस वजह से? जी, बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे माँ-बाप जो हैं वो नहीं मतलब शऊर नहीं उनको, लेकिन क्योंकि वो भी नहीं पढ़े तो वो उनको ये मानना है कि हमने नहीं पढ़ा तो तुम पढ़ कर क्या कर लोगी। और दूसरी बात ये है कि वो डरते हैं कि अगर वडेरों को पता लगा कि ये भी पढ़ रहे हैं या हमारे बच्चों की जैसी ज़िंदगी ये भी गुज़ारेंगे, तो ये उनको नामुनासिब बात है। मतलब उनके बच्चों के बराबर ना आ जाए। जी, बिल्कुल। तो अभी आप लाहौर आ गई हैं, लाहौर किसके पास रह रही हैं? लाहौर में तो आपको पता है रहना सहना बहुत मुश्किल है, खाना पीना बहुत मुश्किल है, तो सारा कुछ किस तरह से मैनेज कर रही हैं? जी, मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट किया है। मैं यहाँ पर जब क्योंकि मैं अपने गाँव में कभी बाहर नहीं गई, मैं सिर्फ़ मेरा सफ़र अपने घर से उस घर तक था जहाँ पर मेरी माँ काम करती थी और मेरे लिए आना ये बहुत बड़ा कदम था जो मैंने उठाया। बहुत मुश्किल से मैं सारा कुछ मैनेज किया और अभी मैं एक हॉस्टल में रह रही हूँ, जहाँ पर रेंट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हॉस्टल में आपको हॉस्टल का किस तरह से पता चला? हॉस्टल में किसने रखा? यहाँ पे कोई रिश्तेदार थे या किनके पास आप आई? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। जब मैं यहाँ पर बस स्टॉप पे पहुँची, तो जब मैं यहाँ पर आई, जब मैं यहाँ पर एक इलाके में आई तो वहाँ पर मैंने एक बोर्ड देखा जिस पे जो है वो पढ़ाई के बारे में लिखा हुआ था। मतलब कॉलेज या किसी एकेडमी का बोर्ड देखा? जी, एकेडमी का बोर्ड देखा, तो जो मेरे पास पैसे थे, जो मैं घर से लेकर आई थी, माँ ने जो जमा किए थे शादी के लिए, जो भी उनको जहाँ पर काम करती थी वहाँ से पैसे मिलते थे, तो वो लेकर मैं आ गई थी बिना कुछ सोचे समझे। और फिर मैंने वहाँ पर जाके अपना एडमिशन लिया कि मैं स्टार्ट करूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, हो जाएगा। अच्छा, तो हॉस्टल में फिर जो आपकी साथी फेलोज़ थी, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? जी, मेरे हॉस्टल में जो 3 लड़कियाँ थीं, उनके साथ मैंने अपनी सारी स्टोरी शेयर की। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, लेकिन अभी जो है वो ये कह रही हैं कि हम भी यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं और मुश्किल है हमारे लिए भी हमेशा के लिए सपोर्ट करना जब तक पढ़ रही हो, तो तुम भी ऐसा करो कि कोई जॉब करो। तो जॉब आपने क्यों नहीं की यहाँ पे? मैं गई थी लेकिन मुझे पता लगा कि जॉब के लिए शनाख्ती कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो अभी यहाँ पे आके जो आपने मुश्किलात देखी हैं, यहाँ पे खाना पीना आपके लिए भी मुश्किल हुआ पड़ा है, जो रेंट है वो हो गया, जो कर्ज है वो हो गया, तो आपके जहन में ये नहीं है कि मैं वापस चली जाऊँ, फिर जाके चलो वैसी ऐसी मुश्किल भूखे रहने से या मुश्किल ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है कि वहाँ पे जाके 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी? आया बहुत बार ज़हन में आता है, लेकिन हमारे मुआशरे में ये निज़ाम है कि अगर लड़की एक रात घर से बाहर रह जाए बिना बताए, तो उसको मुआशरे में इज़्ज़त नहीं दी जाती। लेकिन आज मुझे पूरे 8 माह हो गए हैं घर से बाहर और मैंने कोशिश भी की कि मैं उनसे रब्ता करूं, लेकिन उन्होंने यही बात की कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तो अभी आपने क्या सोचा है? अभी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है, अकेली है, ना रिश्तेदार है, ना बहन भाई, सारे उधर ही हैं, तो आपने आगे क्या सोचा है? हम तक आने का क्या मकसद है आपका? देखिए, मैंने आप लोगों से इसलिए रब्ता किया है क्योंकि मैंने जितना भी मैं 8 महीने का सफ़र अकेले तय किया है कि ये मेरे बस का काम नहीं है कि मैं अकेली ये सब कुछ कर सकूं। मैंने सोचा है कि मेरे साथ कोई ऐसा शख्स हो जिससे मैं शादी कर सकूं, जो मुझे मेरे पे जितना भी कर्ज़ है वो मेरा अदा करे और मुझे स्टडी में आगे सपोर्ट करे और इज़्ज़त करने वाला हो, इज़्ज़त से मेरे साथ निकाह करे। तो आपको हमारा किसने बताया कि हमारे पास आएँ? तो फिर ही आप, क्योंकि आपको पता है 8 माह में कोई अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपको किस तरह से हमारा पता चला कि ये हैं जो मेरी मदद भी कर सकते हैं और कोई अच्छा जो है फ्यूचर, आप हम समझे कि हमारे हाथ में अपना फ्यूचर दे रही हैं, तो ये मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर रखेंगे और ऐसे इंसान के हाथ में जाएगा जो मुझे अच्छी ज़िंदगी देगा, अच्छा फ्यूचर देगा।
मेरी हॉस्टल की दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि तुम एक ऐसे इदारा है यहाँ पर, तुम उनसे रब्ता करो। और उन्होंने ये भी बात बताई थी कि आप लोगों ने पहले भी एक लड़की थी उसकी मदद की, और आज अगर उसकी ज़िंदगी पे गौर किया जाए तो वो एक खुशहाल ज़िंदगी और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों से रब्ता करूं कि मेरी मदद हो जाए और मेरी ज़िंदगी भी अच्छा संवर फ्यूचर जाए, होगा। अच्छा फ्यूचर बन जाए। तो आपको इस बात पे यकीन है कि हम जिसके साथ आपका निकाह करवाएंगे, ये जो इंसान आपके लिए ढूंढेंगे, आपको बताएंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें अब मैं बड़े बड़े यकीन से आप लोगों के पास आई हूँ और मुझे पता है कि इस वक्त मेरी कैफियत क्या है। मेरे पास और कुछ कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। हॉस्टल भी मैंने 3 माह का रेंट नहीं दिया, कॉलेज भी नहीं जा रही, फ़ीस नहीं दी, तो मेरे पास अभी कोई ठिकाना नहीं है। और मैं बड़ी उम्मीद से आप लोगों के पास आई हूँ, और मैं अब जिससे भी आप मेरा निकाह करवाएंगे तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। कितना को रेंट कितना है आपके ऊपर, या कर्ज कितना है? हॉस्टल का रेंट जो है वो 10,000 है 1 माह का, 3 माह का 30,000 हो गया, और 45,000 मेरी कॉलेज की फ़ीस है जो 3 माह से नहीं दी। टोटल मतलब टोटल कितने को हो तो आपका ये इस कर्जे से जान छूट जाएगी? 80-90 हज़ार तक मेरा ये सारा कर्ज़ है। चलें, ये तो कोई एक इंसान एक बार दे देगा, तो उसके बाद फिर आगे उसके बाद ये है कि आगे मेरी स्टडी को वो जारी करवाए। कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी स्टडी को कंटिन्यू करवाए। जी बिल्कुल। कभी आपको अपनी माँ की या बहन भाइयों की याद नहीं आई कि वो होते तो आज चलो मैं उनके साथ होती? कभी इंसान को याद आ ही जाता है। हर रोज़ आती हैं। तो किस तरह से उस चीज़ को आप मैनेज करती हैं? बस कुछ नहीं, बस समझाती हूँ अपने आप को ही कि ये वक्त है, ये सफ़र जो है वो मैंने खुद तय किया है। तो अगर कुछ बन जाऊंगी, अगर निकली हूँ घर से कुछ बन जाऊंगी, तो ये सारे आंसू, वो माँ है ज़ाहिरी बात है वो भी रोती होगी, वो भी जिस तरह मैं इधर मेरे आंसू नहीं सूखते उनके भी नहीं सूखते होंगे। तो अगर तो मैं पढ़ जाऊंगी और एक अच्छे मकाम पे वो मुझे देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगे। एंड पे जाते जाते इससे ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, इमोशनल हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जाते जाते एंड पे आप सिंधी में हमारे जो देखने वाले हैं, जो सिंध से देखने वाले हैं उनके लिए भी, और जो वैसे हैं उनको क्या मतलब क्या उन्हें कहेंगी, क्या अपील करेंगी? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, हिन वक्त जितना भी भेण भाई मूंखे ॾिसनि था, हुननि सभिनि सां गुज़ारिश आहे त मुंहिंजी मदद कयो, जेतिरो भी तव्हां करे सघो था तव्हां मुंहिंजी मदद कयो। मां हिन वक्त ॾाढी परेशान आहियां। इसका हमें मतलब भी बता दें जिन लोगों को सिंधी नहीं आती उनके लिए। जी, मैंने ये बोला है कि जितने भी बहन भाई सिंधी मुझे देख रहे हैं वो मेरी मदद करें, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की सारी कहानी सुनी है कि किस तरह से सिंध से निकली हैं, अब लाहौर के शहर में किस तरह से रह रही हैं। खाना पीना मुश्किल हुआ पड़ा है, जो रेंट है वो मुश्किल हुआ पड़ा है। हॉस्टल में रह रही थी, उन्होंने भी अब ख़त्म कर दिया। दोस्त ने जितना सपोर्ट कर सकती थी उन्होंने भी कर दिया। तो अब इससे आगे ये है कि ये हमारे पास आई हैं कि कोई ऐसा इंसान इन्हें मिले जो इनको फ्यूचर में इनका साथ दे, एजुकेशन इनकी कंप्लीट करवाए। जो भी इनसे आगे ज़िंदगी गुजारना चाहता है या इनकी हेल्प करना चाहता है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, वो हेल्प कर सकता है। जो फजूल लोग हैं वो रब्ता ना करें, जो सीरियस लोग हैं सिर्फ वही रब्ता करें। ये वापस अब जा नहीं सकती हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।